तो चैप्टर 6 है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो आपके पास MD कैट की बुक है उससे जो MCQs है पहले वो सारे करा देते हैं, क्योंकि ये आपके बुक सही है तो आप वहाँ से भी निशान लगा सकते हैं। फर्स्ट है इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, सॉरी इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इंक्रीज देन द इक्विलिब्रियम विल डैश। फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, क्या होगा? तो फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो रिएक्शन किधर पे मूव करेगा, किस तरफ मूव किया हुआ होगा? देखो ग्रेटर देन का 1 का मतलब क्या होता है कि देखो ये दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ द रिएक्टेंट, इट इक्वल टू Kc। अगर ऐसा हो कि Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब नोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होगी और डेनोमिनेटर में वैल्यू छोटी होगी। इतनी मैथमेटिक्स सबको आती है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट जब ज़्यादा होगा, और जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो सूरत में रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट कर रहा होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से समझते हैं। लेस देन यूनिटी होगा तो मूव्स इन फॉरवर्ड। रीज़न मैंने बता दिया क्यों। नेक्स्ट है इफ़ इंक्रीज द प्रेशर इन डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 इट विल फेवर द रिएक्शन इन डैश। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे PCl5 के डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शन में, कि PCl5 है वो PCl3 और Cl2 बनेगा। अगर हम यहाँ पर PCl5 है उसके प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें तो रिएक्शन कैसे जाएगा? फॉरवर्ड के बैकवर्ड। देखो प्रेशर की जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ गैसियस रिएक्शन है, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन ऑल आर गैसेस। तो इट मीन्स हो सकता है कि इसमें प्रेशर का इफेक्ट हो। अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी है, दिस इज़ 1 मोल, देयर इज़ 2 मोल। अगर रिएक्टेंट के मोल्स कम हो तो हाई प्रेशर करने पर रिएक्शन कैसा जाता है? बैकवर्ड आता है। कल बताया था लीच चार्ट लेयर में, तो मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हाइबर-बोश में और कॉन्टैक्ट में क्यों फॉरवर्ड जाता है? हमारे रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लीच चार्टर प्रिंसिपल, व्हेन हीट इज गिवन टू अ सॉलिड विच इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। कह रहे हैं कि एक सॉलिड है और एक लिक्विड है और दोनों इक्विलिब्रियम में। अगर हम इस प्रोसेस में हीट देंगे तो क्या होगा? हीट देने पर सॉलिड का अमाउंट डिक्रीज़ होगा, लिक्विड का अमाउंट डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टेम्परेचर घटेगा। सॉलिड है, लिक्विड में अभी ज़ीरो, जैसे मिसाल के तौर पर सॉलिड लिक्विड क्या, इस चीज़ को छोड़ो, आइस है और ये आपका वाटर है, पानी है, और टेम्परेचर इस वक्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस और वाटर इक्विलिब्रियम पर होता है ना, दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती है। अब अगर हम हीट देंगे, हीट देने से क्या होगा? यह बताओ कि आइस की अमाउंट कम होगी या वाटर की अमाउंट कम होगी? आइस की अमाउंट कम होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो ए हो गया। नेक्स्ट है द लीच चार्टर प्रिंसिपल करस्पॉन्ड्स विद द न्यूटन्स डैश लॉ। न्यूटन के कौन से लॉ को करस्पॉन्ड करता है लीच चार्टर प्रिंसिपल? न्यूटन का, क्योंकि लीच चार्टर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई एक्शन आप अप्लाई करोगे, कोई भी एक्शन करोगे जब तुम किस पर? इक्विलिब्रियम पर, तो वो इक्विलिब्रियम उसका रिएक्शन शो करेगा। तो थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शंस। क्लियर है? थर्ड लॉ के जो फिजिक्स में न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, केमिस्ट्री में वही लीच चार्टर प्रिंसिपल फॉलो कर रहा होता है उसको, कि जब भी आप एक्शन अप्लाई करते हो इक्विलिब्रियम पर तो वो एक रिएक्शन दे रहा होता है। क्लियर है? समझ में आगे सारे MCQs? ये बुक में है, वहीं पर निशान लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन रिएक्शन A + B C + D बना रहा है। अगर A और B का कंसेंट्रेशन डबल कर दिया जाए तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा? अगर A और B दोनों को कंसेंट्रेशन डबल कर दिया जाए, A एंड B, तो सूरत में क्या होगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इंक्रीज 4 टाइम, इंक्रीज 2 टाइम, डिक्रीज टू हाफ, फिर डिक्रीज 2 टाइम। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड पूछ रहे हैं। अगर A और B दोनों की कंसेंट्रेशन डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज़ तो होगी, कितने गुना इंक्रीज़ होगी? 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। देखो अगर A या B में से किसी एक की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं ना तो 2 टाइम्स हो जाती डबल करने से, लेकिन A और B दोनों की बढ़ा रहे थे तो सेकंड ऑर्डर है ये, तो सेकंड ऑर्डर के लिहाज से 4 गुना बढ़ेगा। चैप्टर 8 में डिस्कस किया था इस बात को। नेक्स्ट है इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय सिस्टम विच विल ट्राई टू undo द इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड डैश। लीच चार्टर प्रिंसिपल है, सिंपल MCQs। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज प्रिडिक्टेड बाय डैश। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कौन बताता है इनमें से? कैसे की वैल्यू से बता सकते हैं?
नेक्स्ट है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, यहाँ पे 2SO3 भी होगा। द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम इफ डैश, मैक्सिमम प्रोडक्ट कब हासिल होगा? टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे, प्रेशर को सेम कर देंगे? नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे, प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद नहीं है, ले चार्टर कल ही तो पढ़ा है। नेक्स्ट है इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड देन द रिएक्शन डायरेक्शन डैश। अमोनिया की फॉर्मेशन हेबर प्रोसेस में अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? रिएक्शन कैसे मूव करेगा? फॉरवर्ड मूव करेगा। क्लियर है? सारे समझ में आ गए? 100% क्लियर है। कल जो पढ़ा तो उसी से है ना, कुछ नया तो नहीं आ रहा? कुछ नया आएगा तो बताना। जो नया आएगा मैं उसको खुद ही बता दूंगा कि न्यू MCQs है। नेक्स्ट देखो, अ केमिकल इक्विलिब्रियम इन क्या लिखा? अ केमिकल इक्विलिब्रियम इन रिएक्शन इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन। केमिकल इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है? CS कशिश इज राइट। वेलोसिटीज ऑफ द अपोजिंग रिएक्शंस आर इक्वल। जब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाती है तो हमारे पास रेट वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अगर Kc की वैल्यू रिएक्शन कोशेंट या कंसंट्रेशन रेशो के बराबर हो जाए तो रिएक्शन कहाँ पर होगा? Kc के Q बराबर हो जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा। अगर Kc की वैल्यू यूनिटी से ज़्यादा हो, यूनिटी मतलब ग्रेटर देन 1 हो, तो कहाँ मूव करेगा रिएक्शन? अभी तो पढ़ा, पीछे गया, बैकवर्ड, यही पढ़ा ना। रेट कांस्टेंट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज रिटर्न एज डैश। चलिए बोलो, गैसियस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैसे लिखा जा सकता है? द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड व्हेन टू डिफरेंट फेसेस इज कॉल्ड डैश। अगर यस सात्विक इज राइट, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनस में क्या होगा? डिफरेंट स्टेट्स पर हमारे पास होंगे। अगर सारे गैस हैं, सारे लिक्विड हैं, सारे सॉलिड हैं तो होमोजीनस इक्विलिब्रियम है, और अगर डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम है। समझ में आ गया सारा? पक्का? ये आपके बुक से ही सारे MCQs हैं, ठीक है, जो आपको बुक प्रोवाइड की गई उसी से सारे, तो उसको सॉल्व कर लेना आप। क्लियर है? कोई मसला आगे सॉल्व किया हुआ तो आता हो। आगे बढ़े। मतलब बुक के MCQs थोड़े से मुझे आसान लगते हैं ना, तो मैं उसको फिर उसकी वजह से फेडरल और पंजाब और रेड स्पॉट सॉल्व करा रहा होता हूँ। लेकिन रेड स्पॉट में बुक में नहीं डालता ना, चूँकि फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो कुछ स्टूडेंट सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ बुक लेते हैं, ख़रीदते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं बुक सिर्फ परचेस करके चले आते हैं, सर मटेरियल दे दिए सर तैयारी करेंगे, तो उनके लिए बनाया जाता है ये, तो थोड़ा आसान होता है। अगर रेड स्पॉट डाल देंगे तो रेड स्पॉट बिना लेक्चर लिए नहीं कर सकता कोई भी, कि आप सोचे घर बैठ के फिर उनको बल्कि वो एक्स्ट्रा कर रहे होंगे ना तो फ़ायदा भी नहीं उसका। इसलिए बुक में आसानी MCQs डाला जाता है, मुश्किल नहीं डाला जाता है। इसलिए मैं सॉल्व भी कम करा रहा होता हूँ उसको, आप घर में खुद सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, आगे देखें। अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी हो तो प्रोडक्ट किस अमाउंट में बनेगा? स्मॉल अमाउंट में बनेगा। इफ द टेम्परेचर इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज डिक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, कम कर देंगे तो कैसा हो जाएगा अमोनिया की फॉर्मेशन? सारे को सारे लिटरेचर घूम फिर के आ रहे हैं प्रिंसिपल, ज़्यादातर यही होता है। द यूनिट ऑफ Kc फॉर रिएक्शन दिस, क्या यूनिट निकलेगी इसके लिए Kc की? नो यूनिट निकलेगी, बिकॉज द मोल्स आर इक्वल। लॉ ऑफ मास सेक्शन वॉज प्रेजेंटेड बाय गोल्डबर्ग एंड वेज। अच्छा अब देखो, वैसे तो 20 हमारे उससे नहीं है, लेकिन pH का समेशन क्या कहलाता है? 14 होता है। अच्छा pH अभी मैंने सॉल्यूशन में डिस्कस करना है, वो मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो ये 21, 22 छोड़ देने, क्योंकि PMC मैं बता दे रहा हूँ, उससे पहले 7 को भी मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि सॉल्यूशन का टॉपिक PMC के अंदर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। जबकि हमारा जो चैप्टर होता है, चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर में, वो सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो मैंने सॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ाया नहीं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो 2 तारीख के बाद पढ़ाऊँगा, 3, 4 या 5 में इसके एक डेट को। तो क्यों? इस वजह से कि ताकि PMC वालों को एक्स्ट्रा ना करना पड़े और जो NAD वाले उनका भी हो जाए 6 से पहले। तो ये वाले टॉपिक सॉल्यूशन के हैं, pH हमारा सॉल्यूशन वाले टॉपिक में आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो केमिकल इक्विलिब्रियम में तो नहीं आता ना ये। नेक्स्ट देखो, तो ये नहीं कि मुश्किल MCQs है, ये डरना मत कि सारे मुश्किल है तो आप छोड़ के जा रहे हैं, आसान है, बट पढ़ाया नहीं है, जो पढ़ाता नहीं है वो मैं करवाता भी नहीं, ठीक है। फॉर विच रिएक्शन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp आर सेम। Kc Kp सेम कब होता है? जब
मोल्स बराबर होते हैं, मोल्स किस में बराबर है? पक्का सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 0 pH, छोड़ दो उसको, ठीक है। आगे बढ़े, जो कट किया वो टॉपिक से आउट है, ठीक है, इसलिए कट करें। आप कर सकते हैं, आप में से माशाल्लाह 50% बच्चे ही कट वाले भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। द प्रेसिपिटेशन अकर्स इफ द आयनिक कंसंट्रेशन इज डैश। आयनिक कंसंट्रेशन कैसा होगा? Kp से बड़ा, Ksp से बड़ा, Ksp से छोटा। देखिए Ksp से बड़ा होना चाहिए, मोर देन Ksp। लास्ट टॉपिक था ये कल का। द रिएक्शन बिटवीन Kc एंड Kp, उसको छोड़ दो 26 को। क्या वैसे इसका आंसर बता दूं? तो देखो Kc इक्वल टू KpRT है, Kp बराबर ऐसा नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो Kc इस आई थिंक यहाँ पर ये दोनों सेम आ गए, ठीक है। Kp इक्वल टू Kc इंटू दिस RT। ये वाली जो है ना फर्स्ट और थर्ड, ये सही करेक्ट ऑप्शन है। देखो मैं बता रहा था ना Kc Kp का रिलेशन आपको मैं बता रहा था, तो वहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स का फ़र्क आता है ना इस फॉर्मूले की वजह से आता है। ये पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड में, सिंध बोर्ड में नहीं है। Kc इक्वल टू Kp इंटू RT डेल्टा n। जो डेल्टा n है ना, दिस इज़ द चेंज नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होते हैं तो ये प्लस में आ रहा होता है, इसलिए Kp की वैल्यू बड़ी हो जाती है Kc से। और अगर प्रोडक्ट के मोल कम होते हैं तो ये माइनस में आ जाता है, जिसकी वजह से Kp की वैल्यू Kc से कम हो जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे तो Kp ज़्यादा होगा Kc से, और प्रोडक्ट के मोल कम होंगे तो Kp कम होगा Kc से। तो इस फॉर्मूले से आ रहा होता है, फेडरल बोर्ड से ये फॉर्मूला है। सिंध बोर्ड में डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, कि बस बड़ा है छोटा है ये याद रखना होता है, बट फॉर्मूला ये है असल एक्चुअल फॉर्मूला जो है। नेक्स्ट है फॉर दिस इक्वेशन क्या होगा? Kp बड़ा होगा Kc से, छोटा होगा कि बराबर होगा? हाँ जी, डेल्टा n निकाल लो। डेल्टा n क्या निकलेगा? 2 - 3, तो सॉरी 2 - 4, तो माइनस का 2 आ गया। तो माइनस का 2 देखो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, नहीं डी ये पहले से लगा, सही है। तो यही बता रहा था, ये फॉर्मूला यूज़ हो गया इसमें, तो ये यहाँ से आता है। द सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज दिस मोल स्क्वायर पर dm6। कंसंट्रेशन Ag प्लस n की कितनी होगी? आपको मैंने लास्ट में बताया था Ksp बराबर हो जाए Ag प्लस का कंसंट्रेशन और Cl माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये x ले लेते हैं इसको, तो 2 × 10 की पावर -10 इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 × 10 की पावर -10। रूट ले लेते हैं, x इक्वल टू √2 × 10 की पावर -10। क्या निकल जाएगा इसका रूट? क्या हो जाएगा ऑप्शन में? C के बाद D आ जाएगा, B आ जाएगा, 1.414 आता है ना 2 का रूट, ठीक है, B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट pH वाला ये छोड़ दें। फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन? बताइए किसमें Kc के पास यूनिट होगी? कौन से इक्वेशन में चारों में से Kc की यूनिट कुछ ना कुछ निकलेगी? A में निकलेगी, B, C और D में तो नहीं निकलेगी, तो ये इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं। सारे समझ में आ गए? अगर आपको Ksp से कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना हो तो डायरेक्ट रूट ले सकते हैं, तो डायरेक्ट आ जाता है। आपने डायरेक्ट उसका रूट ले लेना है तो Ag की कंसंट्रेशन आ जाएगी। सॉल्व करो तो ऐसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट है द आयोनाइज्ड कांस्टेंट ऑफ एन एसिड इज एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डैश। देखो मैंने अभी आपको बताया था K के अलग अलग टर्म्स के बारे में। K क्या होता है? रेट कांस्टेंट। चैप्टर 2 में आ जाए तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और फिजिक्स में आ जाए तो उसके अलावा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो K बहुत कुछ है, K कुछ भी हो सकता है, K फॉर कुछ भी। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी हो सकता है, ये रेट कांस्टेंट भी हो सकता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हो सकता है, स्प्रिंग कांस्टेंट या हुक्स कांस्टेंट भी हो सकता है, और यही आपका कॉलम्स कांस्टेंट भी हो सकता है। तो कुछ भी है भाई ये K, ये बड़ी पंचायत वाला कांस्टेंट है K, और वैल्यू भी अलग अलग है सब में। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। Kp क्या है? प्रेशर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन, या प्रेशर यूज़ करते हैं। Ksp क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है ये। अच्छा, इसके अलावा और भी K होते हैं, अब K जो है ना सिर्फ K डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहलाता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट कि कोई सॉल्ट कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो K हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड।
के बी क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, के डब्ल्यू भी होता है, यस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये सारे के वाले टर्म्स हैं अलग अलग। तो रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो के ए से शो हो जाएगा, सही है। ये के बड़ी पंचायत चीज़ है केमिस्ट्री में। बफर एक्शन हम यहाँ डिस्कस नहीं करते, ठीक है। वैसे बफर एक्शन हमारा 6 में नहीं 7 में हमारा शायद है, बफर सॉल्यूशन 6 में कॉमन एन इफेक्ट होता है। वैसे बफर एक्शन कॉमन एन इफेक्ट की वजह से हो रहा होता है, छोड़ देते हैं उसको, अलग से पढ़ना। बेसिक बफर के टॉपिक मैंने पढ़ाया तो नहीं ना, अभी था भी नहीं वो स्लाइड के अंदर। तो बफर सॉल्यूशन को हम छोड़ देते हैं, अभी पीएमसी के अंदर है नहीं, तो फिलहाल बफर सॉल्यूशन छोड़ दें। यूनिट्स ऑफ के डब्ल्यू की यूनिट हमारे पास क्या निकलेगी? हाँ जी, चूँकि के डब्ल्यू क्या आ जाएगा, H+ और ये OH-, दो होता है ना, आयनाइज्ड जब वाटर हो रहा होता है, तो क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर पर DM की पावर -6 हो जाएगा। ये छोड़ दो 35। अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज डैश। एक रिएक्शन रिवर्सिबल कब होता है? रिएक्शन जब रिएक्टेंट्स रिएक्टिव होते हैं, दिस शुड बी रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट रिएक्टिव होते हैं या प्रोडक्ट रिएक्टिव होते हैं, प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं, प्रोडक्ट जब रिएक्टिव होते हैं तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। बता देता हूँ उसके हवाले से। या इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे होते हैं? एक मिनट देखो, स्टेबल और रिएक्टिव का वर्ड बड़ा सेम है भाई। अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो अनरिएक्टिव है, अनस्टेबल है तो रिएक्टिव है, सिंपल फंडा है। अब अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, पहले इरिवर्सिबल, तो रिएक्टेंट्स कैसे होते हैं उसमें, मतलब बताओ, रिएक्टिव होता है कि नॉन रिएक्टिव होता है? रिएक्टेंट्स तो हमेशा रिएक्टिव ही होंगे, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, वरना तो रिएक्शन होगा ही नहीं। और रिएक्टेंट्स स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल होंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन में अनस्टेबल होंगे, तभी रिएक्शन कर रहे हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टिव होंगे कि नॉन रिएक्टिव होंगे? नॉन रिएक्टिव होंगे। स्टेबल होंगे कि प्रोडक्ट के नॉन स्टेबल? स्टेबल होंगे। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में आ जाओ, रिएक्टेंट्स रिएक्टिव होंगे कि नॉन रिएक्टिव? रिएक्टिव। स्टेबल के अनस्टेबल? अनस्टेबल। रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्टिव होंगे कि नॉन रिएक्टिव? रिएक्टिव। स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो अब इसलिए आज से कोई भी एमसीक्यू बता दें। नेक्स्ट है, देखो 1 ग्राम इथाइल अल्कोहल 1 ग्राम एसिटिक एसिड मिक्स किया जा रहा है, फलाना ढिमकाना कुछ भी हो रहा है, केसी की वैल्यू बताइए यार। सॉल्व नहीं करना है। कितनी आती है एस्टरिफिकेशन के लिए? केसी वैल्यू 4 आती है, तो डायरेक्ट 4 लगा देना। एस्टरिफिकेशन सॉल्व नहीं करना है कभी भी, इसका 4 ही आ रहा होता है, ठीक है, कांस्टेंट है। आगे बढ़े। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है बताएं ज़रा। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। समझ गए? बड़ा बेसिक। आई थिंक सारे एमसीक्यूज तो बुक के सारे हो गए, ठीक है। पंजाब बोर्ड से देखते हैं क्या एमसीक्यूज आए हैं इसमें, चैप्टर 6 से। फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज़ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। किसमें यूनिट्स आएंगे भाई? ये तो पीछे भी है, ए में यूनिट्स आएंगे। अच्छा, डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज़ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन? हाँ, ए में भी आएंगे। फॉर विच सिस्टम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन? अच्छा, सॉरी, मतलब जिसकी यूनिट्स m-1 आ जाएगी, सॉरी ये है सवाल। मतलब मोल dm³ पर मोल, ये सी में आएगा, dm³ पर मोल, रिवर्स आ जाएगा, मोलरिटी इनवर्स आ जाएगा। सही, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वो अच्छा, कंसंट्रेशन m-1 किस में आएगा यूनिट, ठीक है, ये बताना। इसमें देखो, अगर इसको हम लगाएंगे Kc = N2O4 अपॉन NO2 का स्क्वायर, ये मोलरिटी अपॉन मोलरिटी का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कट गया m-1, ये पूछ रहे हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट? ये दिया हुआ है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बोले बताओ 4 में से क्या बात ठीक है। द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विद अ राइज इन टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विद इंक्रीजिंग प्रेशर,
एडिंग V2O5 कैटलिस्ट इंक्रीज द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, गलत बिल्कुल। द वैल्यू ऑफ Kp इज इक्वल टू Kc, गलत बिल्कुल। ए या बी में से कोई एक। देखो जब Kc की वैल्यू बढ़ती है तो प्रोडक्ट बढ़ता है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, ऐसा ही है। ये Kp और Kc एक ही बात है। जब इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो वैल्यू फॉल होगी, कम होगी Kp की। और अच्छा पहली बात तो ये, द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कैसे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, तो Kp फॉल नहीं होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट जब बढ़ रहा है तो सूरत में Kp की वैल्यू फॉल तो नहीं होगी ना, बढ़ेगी ना, Kp वैल्यू इंक्रीज होगी। प्रेशर बढ़ाने पर, अच्छा सॉरी यस ए हो गया, यस हरीशा थैंक यू। तो मेरा भी कॉन्सेप्ट लैकी कर जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है ना, तो बैकवर्ड तो फॉल हो रहा है। तो लोग मुंह देख रहे हो तो बोला करो ना सर ऐसा है, तो वो चीज़ समझ जाते सर कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो मैं कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, आप मुझे बता दिया करो सर आप सही बता रहे हैं लेकिन आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि शाम में 8 बजे तक क्लास चलती रहती है ना, तो दिमाग ऐसे ही हो जाता है। कभी कभार बता दिया करो मुझे कि सर ऐसा है, मतलब मैं बोल सही रहा होता हूँ स्टेटमेंट, यहाँ निकाल नहीं पा रहा होता स्टेटमेंट को, उलट बोल जाता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है ना, रिवर्स बोल जाता हूँ, तो ये समझ जाया करो। 4 द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, ये तो हो गया ना 1.41, ये कशिश नहीं बताया था, ठीक है, इसको 2 का रूट सही से याद है 1.414, ठीक है। आगे बढ़े। Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश, टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। Kp इंडिपेंडेंट किस पर होता है, वो प्रेशर पर इंडिपेंडेंट होता है। वैसे इंडिपेंडेंट ऑफ नहीं, सॉरी, Kc की वैल्यू इंडिपेंडेंट डैश, मतलब क्या चीज़ चेंज करने से Kc पर फर्क, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है ना, सही, यस, प्रेशर पर इंडिपेंडेंट होती है, प्रेशर चेंज करने से Kc पर फर्क पड़ता है, सॉरी नहीं पड़ता है, टेम्परेचर चेंज करने से फ़र्क पड़ता है, वही चीज़ें समझ गए होंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kc हैज़ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी -1 तो नहीं है, लिखा हुआ Kc हैज़ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कैपिटल M कब आ जाएगी, ये हो जाएगा 2A और ये B इसी में आ जाएगी, नहीं B/2 है, नहीं इसमें नहीं, A भी इसमें नहीं, C में आ जाएगा, या C में आ जाएगा। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2A + B, ये बन जाएगा 3C। वी कैन राइट, देखो कितने मोल्स हैं यहाँ पर, 3, यहाँ पर 3 मोल है ना, दोनों इक्वल होगा। अच्छा Kp इज इक्वल टू Kc, अब इसमें इधर लेकर थोड़ा सा फनकारी की गई है, ये इक्वल टू 0, बात तो वही है। व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इट डिक्रीजेस डैश, जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाता है, या कंसंट्रेशंस इट डिक्रीज क्या करता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट हैज़ नो इफेक्ट। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा उस कैटलिस्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पर है तो इट हैज़ नो इफेक्ट। एक Ksp की इक्वेशन लिखी हुई है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, शायद थोड़ा फेड है, m+2 3 है और x -3 3 है। द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड होगा ये, m हो गया, x हो गया, ठीक है, m+2 है, x -3 है, ऐसा ही है, सॉरी m+2 है और x -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंसी इंटरचेंज होगी, हो जाएगा m3x2, ठीक है, m3x2, ऐसा ही है ना, जो कि आपको पता है वैलेंसी इंटरचेंज हो रही होती है किसके ऊपर, हाँ 2 हो जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ते, तो मोल्स हैं, मोल से तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना, हम तो यहाँ पर वैलेंसी इंटरचेंज करके फॉर्मूला बना रहे होते हैं। सही, सारे समझ में आ गया, फेडरल के इतने MCQs यहाँ तक 5 क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखें, Kc इक्वल टू Kp व्हेन डेल्टा n इज इक्वल टू डैश, 0 के बराबर होगा तो Kp Kc बराबर डेल्टा n, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन मोल। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, भाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो रहा है, ये 25O3 नहीं है भाई, 2SO3 है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो रहा है और आप सबको पता है एक्सोथर्मिक है। यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी इंक्रीज, ये ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस होगा, फॉरवर्ड करवाना है, इंक्रीजिंग प्रेशर हो जाएगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर
नहीं होगा। एडिंग कैटलिस्ट यील्ड में तो फ़र्क नहीं करेगा ना, प्रोडक्शन तो वही होगी। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ए और डी दोनों करेक्ट, चौथा करेक्ट, ए एंड डी सही है। दोनों को करने से आपको ज़्यादा बनेगा। सिंपल है भाई, समझ में आ रही है। ली चार्टर अगर समझा हुआ है तो ली चार्टर प्रिंसिपल से सारा हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। कह रहे हैं इन्हें निकले KSP की एक्सप्रेशन लिखनी है। बेरियम सल्फेट है, BaSO4 है, ये बन रहा है Ba+2 + SO4 -2। कह रहे बताएं इसकी KSP की एक्सप्रेशन कैसे आएगी, तो लिख सकते हैं KSP बराबर किसके हो जाएगा, Ba+2 की कंसनट्रेशन और SO4 -2 की कंसनट्रेशन। ठीक है, क्लियर है। यही ऑप्शन, इसी में ये सब कुछ लगाओ। KSP की एक्सप्रेशन बनाई, इक्वेशन दी हुई है और बोले इसकी KSP इक्वेशन बना दो, बन जाएगा ना। नेक्स्ट है इन हेबर प्रोसेस N2 + 3H2, ये बन रहा है अमोनिया गैस। तो कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग द प्रेशर, जब प्रेशर इंक्रीज करें तो रिएक्शन कैसा मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है। KSP इज कॉल्ड, KSP को क्या कहा जाता है, बड़ा सिंपल यार, 2001 में आया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है। 2002 में क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आर फॉलोइंग, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ ए केमिकल इक्विलिब्रियम आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम पर नहीं अफेक्ट करेगा। क्या कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को, करता है। टेम्परेचर करता है, एंथैल्पी करता है, नहीं, प्रेशर करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आया समझ, नहीं आया। कह रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे किया जा सकता है, कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। कह रहे हैं अच्छा 4 तरीके हैं जिससे किया जा सकता है, जिससे नहीं किया जा सकता वो बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन दिस 2NO + O2, ये बन रहा है 2NO2 + 8। ली चार्टर प्रिंसिपल कैन बी फेवर्ड बाय, मतलब आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस कंडीशन पे मिलेगी, ज़रा समझो आप इसको। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर, देखो प्रेशर हाई करेंगे तो यहाँ पर देखो 3 मोल हैं, 2 मोल हैं, रिएक्टेंट का मोल ज़्यादा है। हाई प्रेशर पर बिल्कुल सिंपल से बात है कि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे कम मिल जाएगा चूँकि एक्सोथर्मिक है। हाई प्रेशर करेंगे ज़्यादा मिलेगा, टेम्परेचर लो करेंगे तो भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लीक चार्टर प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सही है भाई। देखो यहाँ जो सवाल है ये एसिडिफिकेशन का सवाल है। एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और एस्टर और वाटर की कंसंट्रेशन दी हुई है और सब कुछ करने के बाद बोले बताओ Kc की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर बस 4.04 या 4 का आंसर यहाँ पर आ रहा है, वो करेक्ट ऑप्शन तक। और मतलब ये ऊपर इक्वेशन वो दिए हमें, कंसंट्रेशन दिए हमें। तो जब भी एसिडिफिकेशन आए तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके Kc की वैल्यू हमेशा 4 ही रहता है। ये 4.04 करके कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू डैश कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैटलिस्ट प्रेशर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू डैश, chemical reaction is proportional to the product of molar concentration of reactant, concentration of product catalyst, और ये लिखा हुआ है प्रेशर। यार लॉ ऑफ मास एक्शन जो कहता है वो तो ये कहता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअल में है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द डैश, लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, बी ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लिखा हुआ है कैटलिस्ट और लिखा हुआ है प्रेशर। तो ये जो है ना मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो सकता है सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, ये रेट लॉ है, ये गलत एमसीक्यूज है। रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो
रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों आएंगे, क्योंकि ये इरिवर्सिबल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर इरिवर्सिबल के बारे में बात की जा रही है। रिवर्सिबल में तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा रहा होता है, ये एक्जैक्टली गलत MCQs है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर अ रिएक्शन, ये वाला सवाल है, फॉर अ रिएक्शन A+B है या C+D बना रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखी जा सकती है इसके लिए? तो है ना, C और D ऊपर आ जाएगा, नीचे A और B आ जाएगा, बस इसका कोई ऑप्शन करेक्ट हुआ होगा इसके। अब जो भी है उसको देख लेना। नेक्स्ट MCQs है AgCl वाला है शायद, हाँ यस AgCl है। तो AgCl है वो डिसोसिएट हो रहा है Ag+ और Cl- में, तो Ksp की एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे उसके लिए? बहुत बेसिक है, ये 2012 में आई MD कैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वहाँ क्लियर नहीं है, मेरे पास क्लियर आ रहा था, मैं आप वहाँ देखते रहो। नेक्स्ट है 2013 वाला MCQs है, अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय डैश, कंसंट्रेशन चेंज, प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव 2013 में आया था MBBS के टेस्ट में। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रियम मोर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज फाउंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। इन चारों में से ज़्यादा प्रोडक्ट कब बनेगा प्रेशर इंक्रीज़ करने पर? A B C D 4 इक्वेशन मौजूद है। अब बताएं, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन कब जाएगा? किस वाले के लिए? C के लिए होगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स के मोल ज़्यादा है। सही है, समझ में आ गई? ये आपके 2014 का है, ये 2013 का है। नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू विथ रिगार्ड टू द रिएक्शन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस लिखा हुआ है, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस में हो रहा है? अच्छा सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है ये बता रहे हैं। अब ज़रा स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है, देखना करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा? नहीं। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एट लोअर प्रेशर? नहीं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मोर SO3 इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम इफ द टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर ज़्यादा SO3 फॉर्म होगा इक्विलिब्रियम पर, अगर टोटल प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आई थिंक ये C हो सकता है, बाकी भी देख लेते हैं। एज कॉन्टेंट टोटल प्रेशर मोर O2 इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा O2 बनेगा क्या? ज़्यादा O2 बनेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, कम बनेगा? कम बनेगा ना, चूँकि रिएक्शन साइड से पता बैकवर्ड हो जाएगा। बोथ B एंड D नहीं, तो C करेक्ट है। तो इसके बिना भी कर लोगे तो सेम ही जाएगा। आप प्रेशर बस इसमें देख लो, वो आप वो स्टेटमेंट बना रहे हैं अपनी बस। नेक्स्ट देखें, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से कि द सॉल्युबिलिटी नहीं चेंज है। हाउ विल इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ एडिशनल नाइट्रोजन इज एडेड। कह रहे नाइट्रोजन और ऐड कर देंगे हेबर बोश में, तो क्या होगा? रिएक्शन कैसा मूव करेगा? रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड मूव करेगा, तो इट विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिंपल है, राइट और फॉरवर्ड एक ही चीज़ होता है, वो सो के नहीं आई है बस। अब इतनी अजीब सी बात कर 2017 टेस्ट देना है वैसे, राइट मतलब फॉरवर्ड ही है। अच्छा नेक्स्ट है 2011 के MCQs है, देखें। इन अ रिएक्शन A+B बना रहे 2C, when equilibrium was attained the concentration was this। A और B की कंसंट्रेशन 4 है और इसकी 6 दी गई है, और एक्सप्रेशन है A+B या बना रहा है 2C। आपको Kc की वैल्यू बतानी है, आ जाइए Kc की वैल्यू, C का स्क्वायर अपॉन A और B, 6 का स्क्वायर अपॉन 4 × 4 36 अपॉन 4 4 × 16, तो 2.25 आ जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल है भाई, देख लो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, बस दिखा रहा हूँ, सॉल्व करेंगे रेड स्पॉट को। ठीक है, ये आसान है। और नीचे है 16 है, इफ़ द रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट्स इज ग्रेटर देन Kc। अगर Q की वैल्यू बड़ी होगी Kc से, तो रिएक्शन कैसा जाएगा? फॉरवर्ड बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द रिवर्स डायरेक्शन। सही है, वही रिएक्शन क्वेश्चन वाला मामला डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का।
समझ में आ गया ये? एमडी कट इसलिए मैं बढ़ा देता हूँ आगे ना, मतलब इजी होते हैं इसके पास पेपर में। रेड स्पॉट में थोड़े से मुश्किल होंगे, मज़ा आएगा करने में। 2012 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन लिखी हुई है, देख लो। ये लिखा हुआ है 2NO2 है, डिकम्पोज हो रहा है, 2NO2 डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पर 2NO + O2 में। क्या कह रहे हैं? 4 मोल डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पुट किया गया 1 DM³ कंटेनर में और हीट किया गया कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 0.8 मोल ऑक्सीजन के हैं। आप बताइए कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की? Kc की एक्सप्रेशन इसके अंदर हमें बनानी है। 4 मोल NO2 है और 0.8 मोल हमारे पास ऑक्सीजन है। तो when 4 moles of nitrogen dioxide were put into a 1 DM³ container and heated to a constant temperature, the equilibrium mixture contained 0.8 mole of oxygen. ठीक है, what is the numerical value of equilibrium constant Kc? सिंपल है, देखो Kc बराबर हो गया ये NO इसका स्क्वायर और ये O2 अपॉन NO2 का स्क्वायर, तो Kc बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.8, तो 0.8 इसका हो गया, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड नीचे NO2 यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। बस एक्सप्रेशन बनानी है। और इसमें आई थिंक के ऊपर उसका दिया हुआ है कहीं पर NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का NO का दिया हुआ है कहीं पर? नहीं दिया हुआ, कोई इशू नहीं है इसमें। देखो 2NO है, ये X है, ये 2X बन रहा होता है, तो 0.8 को डबल करोगे तो 0.8 होता 0.16 और NO पर स्क्वायर है तो 0.16 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, तो इसमें 1.6 का स्क्वायर हम कह सकते हैं, सॉरी 0.16 नहीं 1.6, 0.8 2 1.6, तो 1.6 का स्क्वायर 0.8 अपॉन 4 का स्क्वायर। एक्सप्रेशन बनाकर छोड़ना है, मतलब कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्या 2.4? अच्छा सॉरी 4 का स्क्वायर नीचे है ना, यस दिस विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये ब्लर है, यहाँ पर देख लें। ठीक है, देखें विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द, ये रेड स्पॉट के एमसीक्यू थे ना, उसको बनाओ। विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड 2 क्लोराइड। तो एप्टीट्यूड लेवल में क्या किया जाता है कि उसके अंदर आपके पास जो है वो IUPAC नेमिंग कर दी जाती है। तो लेड 2 क्लोराइड मतलब PbCl है और लेड जो है वो +2 वैलेंसी वाला है, तो PbCl2 है। तो PbCl2 है, उसको जब डिकम्पोज करेंगे तो Pb +2 और 2Cl- में ब्रेक हो जाएगा। इसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन लिखनी है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर KSP वैल्यू क्या आ जाएगी? Pb +2 और ये Cl- का स्क्वायर, ये करेक्ट हो जाएगा। सही है, समझ में आया सबको? ये फर्स्ट MCQ रेड स्पॉट से। नेक्स्ट देखें, फॉर विच इक्विलिब्रियम डज Kc हैव नो यूनिट। इनमें से किस में Kc की यूनिट नहीं होगी? क्लियर है, सब देख सकते हैं, सब आंसर दें। किसमें Kc की यूनिट नहीं होगी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होंगे तो। अच्छा, वैसे मोल्स फॉर विच इक्विलिब्रियम डज Kc हैव नो यूनिट्स, वैसे ए में भी तो हो सकता है। यस, Kc हैज नो यूनिट, यस यस, बी करेक्ट ऑप्शन है, यस ठीक है। विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैव यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन -1। ये चला गया, MD कैट में आया था ये MCQs में। तो कहाँ पर है -1? किस में आ जाएगा? सी में आ जाएगा ये, ठीक है। पास पेपर में भी था ये एक MCQ जिसका। देखो, द pH ह्यूमन ब्लड इज कांस्टेंट एट अबाउट 7.40। इंसान के जो ब्लड खून का pH होता है वो 7.40 नॉर्मल होता है। अच्छा, ये बफर सोल्यूशन का क्वेश्चन शायद आ गया, चल बता देता हूँ। लेकिन विच आयन और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी विल रिमूव कॉन्टेमिनेटिंग H+ आयंस फ्रॉम द ब्लड टू कीप द pH कांस्टेंट। तो एक एक्चुअली एक टॉपिक है सोल्यूशन में, मैं पढ़ाऊँगा 2 तारीख के बाद NED वालों को, बफर सोल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन किसको हम कहते हैं? बफर सोल्यूशन क्या होता है? जो कि एक सोल्यूशन के pH को मेंटेन करता है, रोक के रखता है, एक जगह पर चेंज होने से रोकता है। ये कई जगह पर ज़रूरी होता है कि बफर सिस्टम मेंटेन हुआ जाए। मिसाल के तौर पर जैसे आपका ब्लड है, ब्लड का pH होता है 7.4, कांस्टेंट pH है। अगर pH इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर बीमारियाँ हो सकती हैं या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर ब्लड के pH डाउन हो जाए
तो भी मसला है, बढ़ जाए तो भी मसला है। अगर ब्लड का पीएच बढ़कर 7.4 से 7.8 हो जाए, 7.7 हो जाए तो डायबिटिक मेलेटस हो जाता है। तो डायबिटिक मेलेटस, जिसको तुम लोग डायबिटीज़ या शुगर कहते हो, शुगर की बीमारी हो जाती है, तो उस वक्त होता है जब ब्लड का पीएच इंक्रीज़ हो जाए, 7.8 7.7 हो जाए, तो एसीटोन की कंटेंट बढ़ जाता है, चैप्टर 9 में पढ़ा होगा। डायबिटिक मेलेटस जो डिजीज़ है मेडिकल साइंसेस में, तो वो हो जाती है। अगर 7.4 से कम हो जाए तो 7 भी हो सकता है। 7 होने पर क्या होता है, इंसान जो है वो कोमा में चला जाता है। कोमा में चला जाता है कि वो समझ जाओ कि टोटली अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन उसका सिस्टम मतलब बॉडी वर्क कर रही होती है, मरा हुआ नहीं होता लेकिन वो। और 6 पर क्या होता है कि इंसान की मौत हो जाती है। तो पीएच 6 पर डेथ है, 7 पर कोमा है, 7.8 पर शुगर है और 7.4 नॉर्मल इंसान का पीएच है। जब भी ब्लड टेस्ट दुनिया में कोई भी इंसान कराता है, कोने में पीएच लिखा होता है, ताकि डॉक्टर चेक कर सके कि इस बंदे को कोई डायबिटीज़ या इस तरह की डिजीज़ तो नहीं है, तो पीएच से चेक हो जाता है। इसी के लिए पीएच मीटर भी होता है जो घरों पे इस्तेमाल करते हैं, निडल होता है, स्ट्रिप होता है शुगर का, उससे चेक करते हैं ना कि शुगर लेवल कितना है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को ख़ानदान में कोई है तो फिर इस तरह से उसको चेक किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वैसे बहुत लोगों को होता है, ये कॉमन डिजीज़ है शुगर या डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं। अब इंसान का ब्लड का पीएच मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ब्लड पीएच मेंटेन नहीं होगा तो इंसान की मौत हो सकती है। मिसाल के तौर पे लाइक आप अगर कोई ऐसी चीज़ खाते हो जो टेस्ट में थोड़ी सावर है, खट्टी है, आपने जैसे कोई चटनी खा ली या केचप या अचार या लेमोनेड पी लिया, नींबू का शरबत पी लिया, अब वो खट्टे टेस्ट का है। आपको पता है जो कुछ भी आप खाते हो वो सारा न्यूट्रेंट जो है वो बॉडी ब्लड रिसीव करता है, सारी चीज़ें रिसीव करता है। जो भी आप खाते हो वो ब्लड में कहीं ना कहीं जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप सावर चीज़ें खाते हो, एसिडिक चीज़ें खाते हो, नींबू में सिट्रिक एसिड है, नींबू का रस है या लेमनेड अगर आप पीते हो, तो अब उसका भी जो कंटेंट है वो जाएगा ब्लड के अंदर, और जब वो ब्लड के अंदर जाएगा तो H+ की वजह से ब्लड का पीएच डाउन होना चाहिए, फॉल होना चाहिए, 7.4 से कम होकर 7 हो जाना चाहिए, इंसान को कोमे में चला जाना चाहिए कोई भी खट्टी चीज़ खा के, लेकिन ऐसा नहीं होता। वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान के बॉडी के अंदर एक बफर सिस्टम रखा है जिसको मेडिकल साइंस में बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कहते हैं। तो वो बाइकार्बोनेट बफर क्या करता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखता है। H+ के आने से ब्लड के पीएच में फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान मरता नहीं खट्टी चीज़ें खाने से। ये बड़ी साइंस है जदीद ना, मतलब अल्लाह ताला ने तो बहुत पहले इंसान को बनाया आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन साइंस अभी एक्सप्लेन करती है, डॉक्टर्स वगैरह पढ़ते हैं उसको। तो दिस इज़ एक्चुअली अ बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अब ये HCO3 है, इसका ऑप्शन होगा। अब ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम काम कैसे करता है, ये बफर सोल्यूशन का टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा बफर एक्शन क्या है। तो ये एक्स्ट्रा आ गया इसके अंदर ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। बात समझ में आ रही है। HCO3 ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिटेल में आगे बताऊंगा अगर 2 तारीख के बाद ही, लेकिन होगा ये काम। नेक्स्ट, व्हेन द सिस्टम दिस इज इन इक्विलिब्रियम एट दिस टेम्परेचर at 1 atm pressure, the value of equilibrium constant Kp is 50. What is the value of Kp at pressure of 2 atm at the same temperature? भाई कह रहे हैं कि Kp की वैल्यू 50 है। अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर सेम रखा जाए, तो Kp की वैल्यू कितनी रहेगी? सेम रहेगी, बिकॉज Kc और Kp ये दोनों सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, प्रेशर पे नहीं करते हैं। जिस तरह से Kc कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इस तरह Kp प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो प्रेशर जितना तुम कर दो उससे क्या होगा, सेम रहेगा, 50 आएगा। बात समझ में आ रही है? पीछे MCQs भी किया ऐसा है। आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ रिएक्शन फॉर विच द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। यकीनन होता है, बताने की जरूरत नहीं है। Which, sorry, the equilibrium constant is independent of temperature. Sorry, for which the equilibrium constant is independent of temperature. एक मिनट, which of the following statement is correct about a reaction for which the equilibrium constant is independent? equilibrium constant वैसे dependent होता है टेम्परेचर के, डिपेंड करता है ना टेम्परेचर पर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर तो कभी नहीं होता। अब नीचे 4 स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ, तो MCQ समझ में आएगा। The activation energies for both forward and reverse reactions are 0. The enthalpy change is 0. Its rate constant do not vary with temperature. There are equal number of moles of reactants and products. कह रहे हैं कब टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाएगा Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? देखो पहले आखिरी है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होता है तब भी Kc जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स रेट्स कांस्टेंट डो नॉट वेरी विद टेम्परेचर।
जब उसका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ साथ वेरी ना करे। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इट रेट्स कांस्टेंट डू नॉट वेरी विथ टेम्परेचर। तो ये आई थिंक कि जस्ट उसका एक्सप्लेनेशन मांग रहा है ये कि क्या मतलब हो गया इस बात के कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट कम होंगे जब उनका जो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का वो टेम्परेचर के साथ साथ वेरी नहीं करेगा। तो जब टेम्परेचर के साथ साथ रेट कांस्टेंट वेरी नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी वेरी नहीं करेगा। रेट कांस्टेंट क्या होता है? दो होते हैं, के एफ होता है, के बी होता है। अगर वो वेरी नहीं करेंगे तो कैसे भी वेरी नहीं करेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो वैसे होता नहीं है, नॉर्मली वेरी कर रहे होते हैं वो के एफ और के बी जो है ना, वो हमेशा टेम्परेचर चेंज करने पर के एफ और के बी चेंज हो रहा होता है, इसलिए के सी भी चेंज हो रहा होता है टेम्परेचर चेंज करने पर। एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट क्रिएट करें कि कब ऐसा होगा कि जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के इफेक्ट के बारे में करंट स्टेटमेंट ज़रा समझिए क्या है। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन बट नॉट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। क्या ऐसा है? नहीं, दोनों के लिए बढ़ाता है रेट ऑफ रिएक्शन। इट इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन इक्विलिब्रियम, यील्ड कभी नहीं बढ़ाता। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन पार्टिकल्स एंड देयरफॉर द रेट ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन। यस, सी हो सकता है। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव रूट फॉर अ रिएक्शन। तो क्या सी ऑप्शन करेक्ट है? 16 है। व्हेन वेनेडियम कंपाउंड्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। वेनेडियम एक एटम है, उसको पानी में डाला जा रहा है V+3 और ये कंपाउंड बन रहा है। इक्वेशन देख लो सारे। व्हाट वुड अल्टर द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन फेवर ऑफ V+2 आयन। बताएं V+2 आयन कब बनेगा, रिएक्शन बैकवर्ड कब जाएगा। एक एसिड ऐड कर दें तो एक रिएजेंट ऐड कर दें जो प्रेसिपिटेट कर दे V+3 आयन को, हाइड्रोजन को एस्केप करना शुरू कर दें। देखो मेरी बात समझना है, अगर तुम एसिड ऐड करोगे तो एसिड ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी एसिड नहीं है। पहला गलत। सी देखो, अलाउइंग द हाइड्रोजन टू एस्केप एज इट फॉर्म्स। अगर हाइड्रोजन बनता जाए और हम इस हाइड्रोजन को निकालते जाएं, अगर तुम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करते रहोगे तो रिएक्शन कैसा जाएगा? फॉरवर्ड। तो क्या V+2 ज़्यादा बनेगा? नहीं, कम बनेगा। मेकिंग द सॉल्यूशन मोर अल्कलीन। सॉल्यूशन को ज़्यादा अल्कलीन कैसे बनाएंगे? क्या ऐड करके? बेस ऐड करके, OH- ऐड करके। अगर तुम OH- बढ़ाओगे, अगर तुम बैकवर्ड जाएगा और जब बैकवर्ड जाएगा तो V+2 ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, फेवर हो जाएगा V+2 के। समझ में आया? इन द मिक्सचर NO एंड CO2 इनिशियली कंटेनिंग 4 मोल NO एंड 0.9 मोल CO2 रिएक्शन अकर्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बिलो। इक्वेशन दी हुई है। एट इक्विलिब्रियम 0.1 मोल ऑफ CO2 वाज प्रेजेंट। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट द टेम्परेचर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इनिशियली कहा जा रहा है कि 4 मोल NO और 0.9 मोल CO2 ये रखा गया। 4 मोल और 0.9 मोल, इनिशियली ये 0 हो गया। कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पर 0.1 मोल CO का मौजूद था। अभी आइस टेबल बन रहा है, इसमें तो बना लेते हैं आइस टेबल, मसला नहीं। अगर आया है सवाल तो बना लेते हैं रेड स्पॉट में। ठीक है, तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये कम होगा यहाँ से, ये बढ़ेगा यहाँ से। ठीक है, अब कितना बढ़ रहा है यहाँ पर ये, दैट इज़ के कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर कार्बन डाइऑक्साइड का 0.1 मोल मौजूद था, CO2 का 0.1 मोल मौजूद था इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, CO2 का। अच्छा, CO तो नहीं कह रहे हैं। अच्छा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको बता दे रहे हैं इक्विलिब्रियम पर 0.1 मोल CO2 मौजूद था। तो ये 0.9 - x की वैल्यू आपको बता रहे हैं कितना है। ये CO ये हमारे पास है 0.1। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर CO का अगर बोलते हैं ना तो हम यहाँ से रख के पुट करके निकाल लेते हैं। अब ये थोड़ा सा वो वाला सवाल हो गया अनयूज एसिड वाला, जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में था ना कि 2 ग्राम ऑफ अनयूज एसिड वॉज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो रिएक्टेंट के अंदर ही जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताई जा रही थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर CO2 के 0.1 मोल मौजूद थे। तो ये 0.1 मोल इक्विलिब्रियम पर इसका यहाँ पर हमारे पास आ गया। x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। s इक्वल टू पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर है, कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0.8, तो ये 0.8 हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाली, 0.8 निकल गया, तो 0.8 ये हो गया, 0.8 ये हो गया। ये हमारे पास 4 - x हो जाएगा।
ठीक है, तो 4 माइनस एक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0.8 कितना आ गया ये 3.2। तो अब यहाँ पर बस हमें एक्सप्रेशन निकाल लेना है। प्रोडक्ट हो गया 0.8 इंटू 0.8, नीचे 3.2 इंटू 0.1 करें इसको, क्या है 2 ऑप्शन आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आइस टेबल बन गई। आइस टेबल कब बनते हैं, जब इनिशियल कंसंट्रेशन में बात की जा रही होती है। हाँ अच्छा, होता है नॉर्मली, पता है क्या है नॉर्मली क्या होता है, मैं इसलिए तो बोल रहा था, जब मैं देखा तो थोड़ा सा मेरे चेहरे पर आपने देखा एक्सप्रेशन चेंज हुआ था, तो मुझे लग गया था बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि इक्विलिब्रियम पे अगर दे देता ना एक्स, तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट करके नॉर्मल काम कर लेते हैं। ज़्यादातर फर्स्ट टाइम ऐसे सवाल होते थे कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का दे दिया और फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का दे दिया इक्विलिब्रियम पर, हम वहाँ से एक्स लेके यहाँ पे पुट कर देते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम में भी एक सवाल ऐसा था जिसमें रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर दे दी थी, अनयूज एसिड वाला सवाल है वो। 2 ग्राम ऑफ अनयूज एसिड वॉज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, एक पॉइंट था, बुक की एग्जाम्पल थी चैप्टर 6 में। ये यहाँ पर ऐसे किया गया है कि इक्विलिब्रियम पर CO2 के 0.1 मोल दिए गए, तो ये इक्विलिब्रियम पर 0.1 मोल, इसका तो पता लग गया हमें ये है। इससे हमने क्या कर दिया, एक्स निकालिया, वो एक्स यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया और यहाँ पे पुट कर दिया। तो फिर हमने सारी वैल्यूज़ को जब यहाँ पर सॉल्व किया तो ये 2.021 आंसर आ गया। इस तरह से किया गया, थोड़ा सा टिपिकल है ये। हमारा पूरा इंटर का न्यूमेरिकल आता था 5 नंबर के ऐसे, और 1 नंबर के MCQ समझ जाए इस पर स्पॉट पर आया। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सॉल्व करने पे जाओगे तो ये तो 1.5 पेज खाएगा ना आपका, कम से कम निकलते रहेगा आगे फिर वो। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑफन हैव सोडियम सिट्रेट एडेड टू देम टू एक्ट एज अ बफर। सॉफ्ट ड्रिंक में सोडियम सिट्रेट डाला जाता है एज अ बफर। विच स्टेटमेंट अबव बफर सॉल्यूशन इज करेक्ट। सोडियम सिट्रेट डालते हैं किसमें पर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। जो कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है, वो कार्बोनिक एसिड आपको पता है कि अगर वो आपकी बॉडी में चले जाएगा, लोग कहते हैं ना कि एसिड होता है, ये कहना एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, पेप्सी में भी होता है, कोक में भी होता है, बट वो हार्मफुल नहीं होता। अगर हार्मफुल अगर वो किसी तरह से होता तो उसको कभी भी उसको इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट क्वालिटी में बेचा नहीं जाता। बड़ी बड़ी प्रोडक्शन एजेंसीज है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, जो उसको बैन कर देती, चीज़ें बैन हो जाती हैं। नॉर्मल सी बात है ना कि इस तरह से, जैसे पुराने वक्तों में हमारे पास सिगरेट के ऐड आया करते थे टीवी में, पुराने वक्तों में ना सिगरेट्स के भी ऐड आया करते थे, छालिया तक के ऐड आया करते थे। अगर आज से 15-20 साल पहले आप जाओ, अब एक भी ऐड नहीं आता था सिगरेट का, कुछ भी हो, बड़े से बड़ी कंपनी हो, करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाती हो डेली के, लेकिन सिगरेट के ऐड नहीं चल सकते। जबकि सिगरेट की बिक्री कितनी होती है। वजह क्या है, चूँकि गवर्नमेंट इस पर बैन लगाती है कि वो गलत है, तो उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट पेप्सी और कोक पे बैन नहीं लगता, उसके एड्स पर वो अभी भी आते हैं। वजह क्या है कि वो अब तक बैंड नहीं है। बैंड नहीं होने की वजह क्या है, चूँकि उसके अंदर, अगरचे आप बच्चे ये क्या समझते हैं कि जो कि एसिड उसके अंदर है जिसकी वजह से वो हार्मफुल है। देखो, उस एसिड का फ़ायदा तो एक तो है कि वो पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाता है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्ट या जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होती है पेप्सिन की वजह से, चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब लेकिन मसला ये है कि वो एसिड है भी नुकसानदार फिर भी, कि वो बफर, तो क्या करते हैं कि एक बफर सिस्टम तो आपके पास एक्टिव है, वो आपके पास जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो मैं बता रहा था आपको, और साथ में पेप्सी में भी सोडियम सिट्रेट डाला जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ताकि वो एज अ एक्स्ट्रा बफर सोल्यूशन का काम कर सके, कि जो एसिडिक कंटेंट आप पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए लेना ना, पेप्सोनेजिन को, वो उस एसिडिक कंटेंट को वो न्यूट्रलाइज कर सकें। तो सोडियम सिट्रेट एज अ बफर सोल्यूशन काम कर रहा होता है किसके अंदर, और साथ में इसलिए भी काम कर रहा होता है। तो ये इसके पीछे रीज़न है कि क्यों डाला जाता है पेप्सी और कोक के अंदर सोडियम सिट्रेट को कार्बोनिक एसिड के साथ। अब बफर सोल्यूशन के बारे में क्या बात करेक्ट है। द pH ऑफ बफर सोल्यूशन चेंजेस स्लाइटली व्हेन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। द pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन इंक्रीजेस वेरी स्लाइटली व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। द pH ऑफ बफर सोल्यूशन इंक्रीजेस वेरी स्लाइटली व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस आर एडेड। द pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। डी करेक्ट है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जब आप ऐड करते हैं तो बफर सोल्यूशन का जो pH होता है वो कांस्टेंट रखता है। pH के बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन ही यही है, कोई ऐसा सोल्यूशन जो pH को सेम रखे, स्लाइटली सा भी ऊपर नीचे नहीं आने दे। तो डी ऑप्शन सही है, करेक्ट है। समझ में आ गई बात क्यों है। तो थोड़ी डिटेल इसमें बता दी मैंने, सोडियम सिट्रेट पेप्सी में क्यों डालते हैं, वजह क्या होती है उसके पीछे, ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल इफेक्ट है ना पेप्सी और कोक का, वो ख़त्म कर सके, वो बफर सोल्यूशन एक्टिव करके। नेक्स्ट है, एन इक्विलिब्रियम कैन बी represented by the following equation, p plus q under 2q plus 2r plus s। एक इक्वेशन देख लो जरा गौर से। एक सर्टेन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन q की 10 मोल पर dm क्यूब है।
What will be the new equilibrium concentration of Q if 5 mole of pure Q is dissolved in the mixture? कह रहे हैं एक सर्टेन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन Q की जो है वो 10 मोल पर डीएम क्यूब है। कह रहे बताएं न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी Q की, अगर 5 मोल प्योर Q ऐड कर दिया जाएगा, जरा समझना है, 5 एक्स्ट्रा मोलर ऐड कर दें +5, सिंपल लॉजिकल है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। 10 था पहले, ठीक है, 5 और ऐड कर दिया, अब डिस्टर्ब हुआ, एक सर समझना है, डिस्टर्ब हुआ इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कैसा मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, तो क्या दोबारा से 10 हो जाएगा ये? नहीं, बल्कि सिर्फ क्या हो जाएगा कि इसमें आपके पास हाफ चले जाएगा वहाँ पर, मतलब 5 का 2.5 आगे बढ़ जाएगा, 2.5 यहीं रह जाएगा। ऐसे ही होता है ना भाई, हमने पढ़ा था ना इसमें। चलो छोड़ो उस इक्वेशन को, छोड़ो, यहाँ देखो, ये 50 है, ये 100 है और ये 0 है। इक्विलिब्रियम मिसाल का तो रीच किया, 50-50 हो गया, 10 और ऐड कर दो इसके अंदर, 60 हुआ। अब क्या होगा, 10 का है ना, तो 5 इधर चले जाएगा, 5 इधर चले जाएगा, 55 हो जाएगा ये। अगर तुम उसमें 5 ऐड करोगे तो 2.5 उधर चले जाएगा, 2.5 इधर रह जाएगा। एक मेंटेन करना है ना, अगर पूरा वहाँ चलेगा तो रिएक्शन दोबारा बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, तो 12.5 करेक्ट आंसर होगा। 12.5 क्यू के जो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन होगी वो 12.5 होगी। आप 12.5 आंसर नहीं है, लेकिन 15 बिटवीन 10 एंड 15, 10 बिटवीन 5 एंड 10, तो क्या आंसर हो जाएगा, भी हो जाएगा बिटवीन 10 एंड 15 मोल पर डीएम। किसने कहा भाई इक्विलिब्रियम पर है ये, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सुनो, ये भी 10 है मिसाल के तौर पे, सही, अब क्लियर है। अब इसमें 5 ऐड कर रहे हैं, 15 हो गया, कितना वहाँ जाएगा, 2.5 जाएगा ना। अब बोलोगे सर पूरा 5 चले जाएगा अगर, तो यहाँ चलो मान लो पूरा 5 चला गया, ये 10 बच गया, ये 15 क्या इक्विलिब्रियम पर आ गया, दोबारा बैकवर्ड शुरू हो जाएगा। बल्कि क्या होना चाहिए, सिर्फ 2.5 आ जाएगा, तो 12.5 यहाँ हो जाएगा, 12.5 यहाँ हो जाएगा, तो 10 और 15 के बीच में आएगा क्यू के जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। समझ में आ रही बात कैसे। नेक्स्ट देखें, द डिसोसिएशन ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये बड़ा ही मशहूर इक्वेशन है, कई बार आ चुकी है भाई। देखते हैं क्या सवाल करते हैं। इक्वेशन देख लो, एंडोथर्मिक है, प्लस में आ रहा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द गैसेज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अगर, तो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर विल डैश, तो वॉल्यूम मिक्सचर के वॉल्यूम के साथ क्या होगा, कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, वॉल्यूम से मुराद हम कंसंट्रेशन ही लेते हैं, कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ईजी है, लीच चार्टर प्रिंसिपल है। देखो प्रेशर बढ़ाने से पहले ही हम अपने तौर पे देख लेते हैं उसको, नीचे वाला ऑप्शन पढ़ने से पहले, ये 1 मोल है, ये हमारे पास 2 मोल है, बैकवर्ड जाना पड़ेगा, ज़्यादा N2O4 बनेगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा। ये सब तो हमने पहले ही सोच लिया। अब देखते हैं सवाल ऑप्शन के, इंक्रीज बट ओनली बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट, नहीं कज़ा पहला ऐसे गलत हो गया, इंक्रीज बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। राइट पे तो जाएगा ही नहीं, हटा ही दो। स्टे द सेम because any thermal expansion could be exactly counteracted by a shift of equilibrium towards the left. C को छोड़ते हैं, अभी stay the same बोल रहा है। Decrease, concentration decrease होगी because of shift of equilibrium towards the left would more than counteract any thermal expansion. D ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। क्यों, NO2 की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, क्यों डिक्रीज होगी, रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। अच्छा अब जरा समझो, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन पर सेम वही बात है। जब प्रेशर बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब बैक साइड आएंगे, तो बैक साइड आने पर क्या होगा कि ज़्यादा आपके पास N2O4 की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स मूव करेगा, तो NO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, चूँकि रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट साइड पे, रिवर्स साइड पे, बैकवर्ड साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अरे समझ में, यहाँ पर इतनी लंबी कहानी बस यही बता रहे हैं कि इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज़ करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बात हम इससे पहले 10 बार पढ़ के आ चुके हैं आज की क्लास में, क्लियर है ना। ये अब अल्फाज घुमा सकते हैं भाई, जो बच्चे MD का DCAT का टेस्ट देने बैठ रहा है ना, उसके इतना तो कॉन्सेप्ट है कि चीज़ उसको सिंपल वे पर पता होती है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह से मूव होके आते हैं ना, तो मसला आता है। तो मेरा मकसद ये होता है क्लास करने का, अलग स्पेशल क्लास में क्यों करा, मेरे को नई चीज़ भी पढ़ा सकता था, ताकि मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ किस किस तरह से आ सकता है। लीड चैप्टर तो कल मैंने आपको 5 मिनट में समझा दिया था, ये कर दो ऐसा, ये कर दो ऐसा, ये कर दो ऐसा, ये कर दो ऐसा, खत्म। लेकिन ये कर दो ऐसा और ये कर दो ऐसा पूछेंगे किस तरह से, तो इस तरह से पूछ सकते हैं।
बच्चे इसी में फंसते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर जाकर, पता सब होता है, आंसर गलत मार करके आ जाते हैं, चूँकि पता नहीं होता वे ऑफ आस्किंग एमसीक्यूज़ क्या क्या है। तो हम यहाँ पर कई एमसीक्यू सॉल्व भी इस वजह से करते हैं। बुक के एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व होगा जल्दी, ऐसा एमसीक्यूज़ तो एक भी नहीं डाला मैंने किताब के अंदर जो आपके पास बुक है। तो ये आपके लिए स्पेशली इसलिए करा रहा हूँ कि आप मुश्किल एमसीक्यूज़ में परेशान मत होना। रेड स्पॉट के आ जाए किसी भी तरफ से तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि क्या चल जाए। और जितने भी एमसीक्यूज़ आए हैं ना एमडी कैट में लास्ट कल के टेस्ट में, आज का मुझे नहीं पता, उनमें से कोई भी रेड स्पॉट के लेवल का नहीं था। सच्ची बात है, कोई रेड स्पॉट के लेवल का नहीं था, सारे इजी थे, कॉन्सेप्चुअल थे। आपने अगर देखा एक नज़र आपको पता होगा, बिला वजह डरने की ज़रूरत नहीं। कल भी मैं बता रहा था, तैयारी कर रहे हो अच्छी तरह से तो इंशाल्लाह बेहतरीन है। बच्चे फेक नंबर्स अपने लगा रहे हैं एमडी कैट के अंदर, लेके पूरे आ रहे हैं, बोले मेरे 50 है 55 है, ऐसा भी हो रहा है, 50-55 बता रहे हैं, फेक बता रहे हैं डराने के लिए, ताकि सामने वाला बच्चा प्रेशर में आ जाए। करते हैं ऐसा, शरारतें करते हैं ऐसे बच्चे। कभी भी फेसबुक ग्रुप देखकर डरना मत। मैंने देखा 45-50 तो क्या मतलब कोई भी नहीं जा रहा क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। 45-50 तो तुक्का भी मारेगा 210 में तो 60-70 सही हो जाएंगे। तो ये बेकार की बात है कि 45-50 नंबर आते नहीं है। तो मसला ये है कि वो डरा रहे हैं कि हमारा टेस्ट ताकि, और ये पता है कि कंपटीशन के एग्ज़ाम है ना, दूसरों को धक्का मार के पीछे कर दोगे तो आगे खुद ब खुद हो जाओगे। सिंपल सी बात है ना कि वो डरा दे रहे हैं ताकि आपके नंबर कटें तो दूसरे बंदे के ऊपर हो जाए। ये सब पॉलिसी होती है बच्चों की कि वो दूसरों को गलत नंबर बता रहे होते हैं ताकि दूसरे बच्चे प्रेशर में आकर तैयारी ख़राब कर ले अपनी। आप नहीं सोच रहे, वो सोचने वाला ऐसा सोचते हैं। ठीक है, समझना है इस चीज़ को। नेक्स्ट देखें ज़रा, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को मिला रहे हैं, बड़ा मशहूर इक्वेशन है चैप्टर 7, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता था इसी तरह से होता था, नाइट्रोनियम आइन बन जाए, ये जो अटैक करता था बेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन बनाता था उसको। विच इज स्टेटमेंट अबाउट द दिस इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। सच्ची बात क्या है, ठीक बात क्या है बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट। एडिशन ऑफ H2O विल रिड्यूस द NO2 प्लस कंसनट्रेशन। क्या H2O डालेंगे ज़्यादा, H2O तो है ही नहीं है तो क्या करोगे डाल के, अजीब सी बात है। देखते हैं लेकिन H2O का एक कॉन्सेप्ट आ सकता है, मैं बाकी चीज़ें देखता हूँ, वरना H2O पे मैं आपको एक लॉजिक बताऊँगा आगे जाके। नाइट्रिक एसिड एंड NO2 आर अ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है HNO3 नहीं, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बता रहा हूँ मैंने आपको बताया था लोरी ब्रोंसेट कॉन्सेप्ट के अंदर, दोबारा सुन लो। नाइट्रिक एसिड है H प्लस NO3 माइनस, ये एसिड है तो NO3 माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस होता है, NO3 प्लस NO2 प्लस कॉन्जुगेट बेस नहीं होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का तो वो पेयर बना रहे होते हैं ना कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के लिहाज से, गलत हो गया। द नाइट्रिक एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इनमें से दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, एक लाजमी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो रहा है ऑक्सीजन, तो खुद क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। HNO3 किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, HNO3 की रिडक्शन हो रही है। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो मतलब ये वाला करेक्ट आंसर हो गया, सी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है? क्या इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है वो? क्या H2O रिमूव कर रहा है इसमें से? ये नहीं, OH कर रहा है ना, तो नहीं, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द सॉल्युबल प्रोडक्ट KSP ऑफ सिल्वर सल्फाइड व्हेन इट इज प्रेसिपिटेटेड बाय पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। कह रहे हैं कि बताइए कि KSP की वैल्यू पे फ़र्क जो है वो कौन डालेगा जब इसको प्रेसिपिटेट किया जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करके इन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट में, बाय पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू एक्वस सिल्वर नाइट्रेट एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। भाई सिंपल सी बात है, KSP पे इफेक्ट कौन करेगा? ये गलत, वो भी बिला वजह बाकी चीज़ सोचने की जरूरत ही नहीं। टेम्परेचर चेंज होगा तो KSP वैल्यू चेंज होगी, KC भी चेंज होगी, नीचे क्या लेगा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिला वजह क्यों परहेज, क्यों कितना घुमा रहे होते, क्यों दिया भाई इतना सिंपल हमें पता था। तो रेड स्पॉट के MCQs में क्या आप आंसर पे आ जाया करो, आंसर देख, पिछले वाले सवाल में भी आंसर देखोगे तो आपको करेक्ट हो जाएगा, वरना वो कहानियाँ बड़ी सुनाते हैं रेड स्पॉट वाले, ऐसा इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये इसलिए इसमें डाला जाता है, ऐसा हो जाता है तो वैसा हो जाता है।
वो जस्ट घुमाने के लिए बच्चों को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। यार तो 2500 बार ये इक्वेशन आ गया। जब 4 मोल ये आया हुआ था इसमें एमडी कैट में आया, ये क्लियर थोड़ा वर्जन दिख रहा है इसका। जब 4 मोल NO2 को पुट किया जा रहा है 1 DM³ कंटेनर में और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 0.8 मोल ऑक्सीजन है। याद आ रहा है इसका क्या था? बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। याद आ गया सबको? सी था 0.1। एक सेकंड दोबारा से कर लेते हैं। क्लियर है? पिछली बार क्लियर नहीं था तो शायद कन्फ्यूजन हो गई हो। ठीक है, 4 मोल ये रहा और यहां पर 0 हो गया। इक्विलिब्रियम में 0.8 मोल ऑक्सीजन के थे, ये 0.8 मोल हो गया, ये उसका डबल हो गया 1.6 मोलर। देखते रहो भाई। अच्छा, अब इसमें ये +2x हो गया, ये +x हुआ और ये माइनस का 2x हो गया। अच्छा सही, पिछली बार भी गलती कर दी थी। 4 - 2x, 4 - 2 x से 0.8, 4 - 2 × 0.8 1.6, 4 - 1.6 2.4। सही है? तो कौन सा करेक्ट हो गया? अब केसी की इक्वेशन बनाते हैं। NO का स्क्वायर O2 NO2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 1.6 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 0.8 और यहाँ पर आ गया 2.4 का स्क्वायर। क्या करेक्ट है? तो वहाँ पीछे हमने 4 लिख दिया था भाई, इनिशियल थोड़ी ना लिखना होता है। इक्विलिब्रियम पर तो चेंज होके आएगा ना, माइनस करेंगे। हमने यही लिख दिया था 4 उठा के पिछली बार। तुम लोग चेक के भी चलेगा चुपचाप से एकदम। इतने बच्चे क्लास भरी हुई है, गर्मी सबको लग रही है, इतना क्लास भरी हुई है, लेकिन कॉन्सेप्ट किसी का नहीं चल रहा है। बता देते उस वक्त तो अब नजर आ रहा है, अब सही समझ में आएगा। इसलिए मैंने MD कैट के पेपर आगे कर दिया। भाई समझ ही में नहीं आ रहा, सवाल समझ में आया तो बंदा थोड़ा दिमाग लगाया ना। अब समझ में आ रहा है तो सवाल सॉल्व हो गया। अच्छा, इक्विलिब्रियम है दिस वन। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ लिक्विड अमोनिया इज दिस मोल स्क्वायर पर DM6। मतलब आयनिक प्रोडक्ट है। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन लिक्विड अमोनिया? बस सिंपल है भाई, देखो KSP है, KSP बराबर किसके होता है? कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस। X हो गया, ये X हो गया, ये KSP के बराबर 1 × 10⁻22 रूट ले लेंगे इसका, तो आपको बस अमोनिया की कंसंट्रेशन पता लग जाएगी। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। √10⁻22 का हाफ हो जाएगा -11। क्लियर है? बता, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। AgCl वाला पीछे सवाल आया था, सेम सवाल है। दोबारा समझा देता हूँ भाई। बिल्कुल, लिक्विड के लिए तो KSP की वैल्यू होती है बेटा। आइंस बन गए ना, KP नहीं है, ये KSP है। तो लग रहा दोबारा सोई नहीं हो। दोबारा से बता दूँ? बता दे रहा हूँ यार, क्या मसला। यही वाला बता दूँ। अमोनिया है, अमोनिया अमाइन और अमाइन आइन में कन्वर्ट हो रहा है। आयनिक प्रोडक्ट मतलब भाई KSP वैल्यू, वो 1 × 10⁻22 आ रही है, KSP वैल्यू आ रही है। अब बताएं इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो KSP की इक्वेशन बनाई, ये X हुआ, ये भी X हुआ, 1 मोल है, और KSP की वैल्यू ये रही, ये हो गया x² बराबर हो गया इसके x × x²। टेकिंग रूट बोथ साइड, x = √1 × 10⁻22, 1 का रूट 1 निकला, -22 का रूट निकालेंगे अगर -11 निकल गया। ये ऑप्शन आगे बस में AgCl का ऐसे ही निकलता है ना, पीछे निकाला। तो ये है कि KSP से आप किस तरह से पहुंचोगे कंसंट्रेशन तक। रूट ले लेंगे तो बस निकल जाएगा डायरेक्टली। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज करेक्ट व्हेन द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम? भाई कह रहे हैं कि इक्वेशन देख लो भाई साहब, देखिए इक्वेशन कह रहे हैं कि बताएं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इक्विलिब्रियम पर। द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू दैट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इक्वल्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉरवर्ड अपॉन द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड टू दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तो होता है,
फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट्स देख, बाकी भी देख लेते हैं। द रेट्स ऑफ बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल टू 0। कभी भी 0 तो कभी भी नहीं होता भाई। द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। देखा, दूसरा भी सही लग रहा है। अभी चेक करेंगे बेस्ट आंसर क्या है। द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। रेट कांस्टेंट बराबर नहीं होता, रेशो उनका कैसे के बराबर होता है। रेट कांस्टेंट बराबर कभी भी नहीं होता फॉरवर्ड बैकवर्ड का। अब ए और सी में चेक करते हैं। द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अच्छा रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट्स कह रहे हैं, रेट कांस्टेंट नहीं कह रहे हैं। द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टू दैट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, केसी क्या, रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या इसके बराबर होता है, रेट्स ऑफ फॉरवर्ड टू द रेट्स ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्यों, इसमें क्या गलती है? सी करेक्ट नाउ। अगर रेट को इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन होता है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम स्पीड से हो रहा है। तो ये लग रहा था, वैसे मुझे लगा रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन रेट कांस्टेंट सिर्फ रेट्स की बात हो रही है। तो रेट्स तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, ठीक है। तो दिस इज, यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ठीक है। ऐसे दिस विल बी द लास्ट वन, नहीं अभी और भी है। विच सब्सटेंस इन 1 मोल पर DNPO बैकवर्ड सॉल्यूशन वुड हैव द सेम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एज 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहे बताएं किस सब्सटेंस के एक मोलर का एक्वा सॉल्यूशन है जिसके सेम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी जितना HCl की होती है। भाई देखो HCl है, H प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है। 1 मोल HCl 1 मोलर आपको H प्लस आयन देगा। विच सब्सटेंस इन विच हैव द सेम हाइड्रोजन, अच्छा इथेनोइक एसिड नहीं दे सकता क्या? इथेनोइक एसिड क्या होता है आपका? एसिटिक एसिड होता है। कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो कैसा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव, ये भी तो एक ही दे रहा है, गलत क्यों है? गलत है ये, लेकिन क्यों? वीक एसिड है, मलाइका इज राइट, वीक एसिड है ये। वीक एसिड कभी भी जितना H प्लस सारा नहीं दे देता, इम्पार्शली ब्रेक होता है वो, डिसोसिएट, पार्शली डिसोसिएट होता है, कम देगा। जितना H प्लस यहाँ है उतना देगा नहीं समझ में आई बात? कट गया इसलिए। नाइट्रिक एसिड ये उतना ही देगा, और स्ट्रॉन्ग भी है नाइट्रिक एसिड, हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा ही नहीं, H प्लस बेस है। सल्फ्यूरिक एसिड 2 देगा, बी करेक्ट है। ए में फंस सकते थे, लेकिन वीक एसिड है तो कभी भी उतना नहीं देगा। क्लियर है? खत्म ही नहीं हो रहा, क्या रे? खत्म करो यार, बस और करना है। करें इफ़ा, करा दें, चलो कर लेते यार। बॉयज़ का सुन के हमेशा मैं रोक देता हूँ, गर्ल्स का इस बार सुन लिया मैंने। बॉयज़ को तो पहले MCQ उसके बाद दूसरा बोलेंगे सर बस बहुत है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अरे तुम लोग को NED में जाना है, उसकी क्या टेंशन है? मेडिकल वालों को ज़्यादा टेंशन है, NED वाले तो चले ही जाएंगे। हाँ मोज़ा है, मोज़ा उसका इलाज है ना। मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री बाय द कैटालिटिक रिएक्शन शोन डैश। मेथनॉल ऐसे ही बनता है वाटर गैस से, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है वाटर गैस से जो बनाते हैं उसको। द ऑपरेटिंग कंडीशंस आर, इस टेम्परेचर पर होता है 250 डिग्री पर, प्रेशर 50 ATM, बिटवीन 50 और 100 ATM की होता है। कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, CU कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है उसके अंदर। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ दिस कंडीशन। हमने ये कंडीशन क्यों ली है, क्या वजह है इस कंडीशन को लेने की? द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ द मिथेनॉल। कैसा होगा? कभी भी नहीं, यील्ड कभी नहीं बढ़ाएगा कैटलिस्ट। 10 MCQ आ गए ऐसे। एट लोअर प्रेशर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल इंक्रीजेस। लो प्रेशर पर क्या ज़्यादा होगा? लोअर प्रेशर, अच्छा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो प्रेशर लो कर देंगे तो ये कम बनेगा, फॉरवर्ड तो नहीं जाएगा ना, बैकवर्ड आएगा। एट लोअर टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ मिथेनॉल इंक्रीज। एक्सो, लो टेम्परेचर पर ज़्यादा बनेगा मिथेनॉल, करेक्ट सी, सही है। ली चार्ट क्लियर था। डी भी देख लें क्या? एट लोअर टेम्परेचर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल इंक्रीजेज। अच्छा सही, डी में तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ मिथेनॉल इंक्रीजेस। हाँ नहीं, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं,
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल इंक्रीज सिर्फ कैटलिस्ट डालने से होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ी ना होगा उस पर, कैटलिस्ट। लेकिन यहाँ लोअर टेम्परेचर लिख दिया ना यहाँ पर, यहाँ ये होता कि टू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल इंक्रीज, फिर यहाँ टिक हो जाता। टेम्परेचर तो ईल्ड बढ़ाएगा ना, रेट तो कैटलिस्ट बढ़ाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, 1.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस and 0.15 mole of iodine gas are heated at 723 Kelvin until equilibrium is established. The equilibrium mixture is formed to contain an ice table. ice table है, बना लेते हैं यार, आखिरी सवाल है। इतना बना है, इसको ही बनाते हैं। 0.20, 0.15, ये कितना 0, कितना कम होगा -x कितना बढ़ेगा प्लस का 2x। कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 0.26 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के मौजूद थे, तो ये 0.26 मोल आ गया, 2x की वैल्यू जो है 0.26 मोल है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 0.13 x आ जाएगा, तो 0.5 माइनस 0.13, 0.20 माइनस 0.13, ये तो 0.26 आ गया। ये कितना आया? .37, ये कितना आया? 0.07। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट HI का स्क्वायर अपॉन H2I2 HI का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आया हुआ है ना, 0.26 का स्क्वायर, ये वैसे 0.26 आ रहा है, 0.26 का स्क्वायर या तो C हो सकता है या तो D हो सकता है। अब नीचे देखते हैं। ठीक है, हमारे पास तो C या तो D, नीचे देख लेते हैं। अब H2 हमारे पास कितना है? हमारे पास दिस इज 0.07 और 0.37। सही है, माइनस सही नहीं किया होगा ना, दोबारा माइनस करो। 0.26, 0.07, इसका सही आ रहा है, तो ये गलत आ रहा है, 0.02 नहीं आ रहा। एक मिनट, अच्छा हाँ ना, ये 0.15 है, बस सही करो आप, 0.02 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट।